है पब्लिक अकाउंट कमेटी के वो चेयरमैन भी हैं, वो फेडरल में भी शामिल है, एक किस्म की वो मेन एक बाख्तियार कमेटी है उसमें भी शामिल है। पब्लिक अकाउंट कमेटी गवर्नमेंट नहीं होती, ऐसा लेवल है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि प्रिविलेज अब साहब ये तो आप इस तरह कह रहे हैं, ये तो आप इस तरह कह रहे हैं, मैं आपको बता, ये तो आप इस तरह कह रहे हैं कि आप मुझे कहेंगे कि भी तुम एमएनए हो। मैं चाहूंगा कि इनको मौका देते हैं जरा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे से रेलेवेंट आप बात कर देते हैं ना। सिर्फ ये मैं इस पे आपको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, ये तो सिर्फ इसी तरह बात होगी कि आप मुझे कहेंगे कि जनाब बिलाल आप तो एमएनए हो, तो आप कह रहे हो कि जी हम अपोजिशन में हैं। भैया एमएनए मुझे पब्लिक ने बनाया है, मैंने 70,000 80,000 वोट लिए हैं, तो मैं नेशनल असेंबली में बैठा हूँ। इसमें मुझे पीपल्स पार्टी ने मेरे पे कोई एहसान नहीं किया। अब उस हाउस में जाने के बाद जो मेरे प्रिविलेज हैं कि मैंने अवाम की बात करनी है, मैंने लोगों का हक के लिए अपना राइट लेना है, तो उसमें आप कहेंगे जी कि ये मामला नहीं, इस तरह नहीं है। अब चौधरी निसार साहब अगर बने हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने हैं, तो वो उनको एक प्रोसेस है, एक पार्लियामेंट प्रोसेस है, उसके तहत बने हैं। इसमें को गवर्नमेंट ने कोई मेहरबानी नहीं कर रखी। हाँ, अल्लाह के फजल गवर्नमेंट का तो कहना है ज़रदारी साहब का कि मैंने इन पे मेहरबानी की। किस तरह मेहरबानी की? उन्होंने मेहरबानी की थी, हमें 18 मिनिस्ट्रियां दी थी। उन्होंने ये मेहरबानी की थी कि उन्होंने हमें 18 मिनिस्ट्रियां दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कौम पे मेहरबानी की और उनसे जान छुड़ाई कि हमने कहा जनाब ये पहली दफा है पाकिस्तान को 63-64 साल बने हो गए, पहली दफा है कि कभी कोई बंदा गवर्नमेंट में होते हुए गवर्नमेंट छोड़ के आ गया। और मुझे बताएं किस तरह की कोई एग्जांपल है। बिलाल साहब मैं चाहूंगा कि मोहसिन साहब को थोड़ा सा हम टाइम दें। अच्छा मोहसिन साहब ये बताएं कि इस वक्त एक तरफ अल्ताफ हुसैन साहब का बयान है, वो खूनी इनकलाब की बातें कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इसमें अचंभा ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो कि पंजाब गवर्नमेंट में है वो भी इनकलाब की बातें कर रहे हैं। तमाम लोग वो इनकलाब की बातें कर रहे हैं जो हुकूमत में भी हैं, उसी सिस्टम की बात कर रहे हैं जिस सिस्टम के बारे में कहा जा रहा है कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहा, एक नाइंसाफी पे मबनी सिस्टम है, उसी सिस्टम में भी मौजूद है, फिर इनकलाब की बातें भी कर रहे हैं। ये सारी सिचुएशन जो है आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? मैं तो जी इसको टोटल एक जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उसमें देख रहा हूँ। जो रियल इशूज़ हैं उनसे हम हटने की बात कर रहे हैं। पंजाब के अंदर नवाज शरीफ साहब की पार्टी की जो है वो पीपल्स पार्टी की कोalition की वजह से हुकूमत में है। ये उनके मरहून मिन्नत है कि आज हुकूमत में है, नहीं तो उसके बगैर वो नहीं रह सकते हुकूमत में। इनकी अपनी तादाद पूरी नहीं है मेजॉरिटी के हाउस के अंदर, लेकिन फिर वो कहेंगे ये कि हम अपोजिशन हैं, हम वो हैं। ये सब एक ड्रामाबाजी है। MKM वाले जो हैं हुकूमत का हिस्सा हैं, वफाक में भी सूबे में भी, फिर वो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं। असल में सब लोग इस वक्त जो है अपनी जो जिम्मेवारी है उससे जान छुड़ाने के लिए ये राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करें। मेरी अकल के मुताबिक अगर हम इस किस्म की बातें करते रहेंगे कि इनकलाब आना चाहिए, सिस्टम फेल हो गया, मुहब्बे वतन जर्नैल आ जाएँ, ये सारी जब ये हम सारी बातें करेंगे तो जो अवाम और एक आम आदमी है उसको ये लगेगा कि हाँ यार शायद ये आदमी जो है या ये पार्टी जो है ये मुतमईन नहीं है, क्योंकि अवाम मुतमईन नहीं है ना, लोग मुतमईन नहीं है जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा है, तो शायद उनकी हमदर्दियाँ मिल जाए। उस हुकूमत करने के हिस्से के अंदर शामिल होते हुए ये बातें करना मेरी समझ से बाहर है। मुझे नहीं समझ आती कि बातें ऐसी की जाती हैं। यानी फील करते हैं क्योंकि ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है, मतलब काफ लीग की क़यादत भी इकट्ठी हो रही है। मतलब चौधरी शुजा, एक नई खबर ये है कि चौधरी शुजा साहब जो हैं वो पीर पगाड़ा की क़यादत में मुस्लिम लीग क्यू को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो चुके हैं, या इस पर बातचीत हो रही है। इस सारी सूरत हाल में वो चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ का सबको उस धड़े से अलहदा रखा जाए और टोटल ये ज्वाइंट हो। यानी एक दफ़ा फिर काफ लीग भी मुतहद हो रही है, वो जो उसके फैक्शन बन गए थे सदर मुशर्रफ के जाने के बाद उनको शामिल किया जा रहा है। एक तरफ अल्ताफ हुसैन साहब बात कर रहे हैं और एक तरफ सैलाब की सूरत हाल है। क्या ये इंडिकेशन है इस बात की कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कोई तब्दीली आ रही है? देखिए इस वक्त हमारे पास जो इतना बड़ा सैलाब का हमारे पास जो एक ट्रेजेडी हमें जिसने हिट किया है, इस वक्त तो सियासत और इन सारी चीज़ों को छोड़ के हमें उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। हम शायद इसका इम्पैक्ट पूरा अभी तक समझ नहीं पा रहे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आपके मुल्क की 60% आमदनी जो है वो टेक्सटाइल बेस्ड है, कॉटन बेस्ड है। आपकी जो प्राइम कॉटन ग्रोइंग एरिया है वो इस वक्त अंडर वाटर है। आपकी कॉटन की क्रॉप जो है 25 से 30% कम अज़ कम इफेक्ट होगी। आपका इतना बड़ा जो एरिया है उसके अंदर वीट की क्रॉप के सिलसिले में सिंध में तो लेट हो ही गया, क्योंकि सिंध में अर्ली सोइंग होती है और वहाँ पे अभी तक पानी है। आपका पता नहीं सदर्न पंजाब के इस इलाके में कॉटन वीट की सोइंग तक ज़मीनें बन जाती हैं, क्योंकि अब ज़मीनों के लेवल ऊपर नीचे हो गए हैं। जब दरिया है ना वहाँ से पानी गुजरा है तो उसकी लेवलिंग दोबारा करनी पड़ेगी कि आपका इरीगेशन वाटर चले। आपका इरीगेशन का निज़ाम इस वक्त जो है मेन नहरों के तो आपके अंदर शिगाव भर दिए, जो आगे जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसके अंदर अभी तक नहर है। जब पानी आप छोड़ते हैं नहर के अंदर तो आपका पानी वो बह जाता है। अभी तो इतने सारे और मसाइल हैं हमें जिनको देख रहा है, और इस वक्त इन हालात में मतलब हमें ये सियासत के भाई मेरी गाड़ी पे झंडा लग जाए और मेरे आगे पीछे 10 गाड़ियाँ, मैं तो हैरान। मुझे एक मेरे दोस्त ने बाहर के मुल्क से एक मेरे दोस्त ने एक वीडियो टैग करके यूट्यूब की भेजी है, जिसमें फिर बिलाल भाई नाराज़ हो जाएंगे,
यहाँ शहबाज शरीफ साहब जब जामपुर गए हैं तो 100 से ज़्यादा गाड़ियों का कैरवान उनके साथ है। मतलब उसने मुझे वो वीडियो का जो लिंक है उसने वो भेजा, उसने कहा इज दिस व्हाट यू डूइंग, ओवर 100 पुलिस व्हीकल्स। बिलाल साहब ये बताइए किन चीजों में पड़े हुए हैं कि उस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, फिर मैं आऊंगा कहूंगा तो फिर मेरे भाई कहेंगे वो क्लिप दिखा दीजिएगा। अभी आपका नेट हो तो अभी देख लेते हैं, क्लिप दिखा दीजिएगा बेशक अभी आपके प्रोग्राम में आपके ऑफिस में चलते हुए अगर आप नहीं मान रहे तो उनका क्लेम है वो भी हम आपको दिखा देंगे। अच्छा बिलाल साहब ये बताएं कि इस वक्त ये सारी बातें अपनी जगह पर, रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है, राशन कितने दिन चले जाएंगे, पैकेट कितने दिन चल जाएंगे और बाकी चीज़ें कितने दिन चल जाएंगी। असल मसला है रिहेबिलिटेशन का। सैलाब ख़त्म हो गया, 2 करोड़ अफराद हैं, रहमत खुदाबंदी की तरफ नजरें गाड़े देख रहे हैं। रिहेबिलिटेशन के लिए पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए इसमें ये 2-3 फेजेस हैं। इसमें सबसे पहले तो रेस्क्यू करना था, उसके बाद आपको पता है कि वो अल्लाह ने मेहरबानी की, उसमें रेस्क्यू में निकल गया वो टाइम। अब जो फ्लड था वो ख़त्म होता जा रहा है। अब इसमें रिहेबिलिटेशन का तीसरा फेज़ जो है इसकी तरफ हमें बढ़ना है और इसमें ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास पहले ही इतने अजीब तरह की मुसीबतों में पाकिस्तान घिरा हुआ है। उसके ऊपर ये जो एक खुदाई आफत है कि 2 करोड़ लोगों को केटर करना है, उनको शेल्टर देना है। वेदर चेंज हो रहा है, वेदर चेंज होने के बाद उनको वो सारी जो उनकी फैसिलिटीज़ जो रिक्वायर होती हैं वो प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीज़ें हमें करनी है। ये सिर्फ इस कमरे में बैठ के, ये कैमरे के सामने बैठ के ये सारी चीज़ें नहीं हो जानी कि हमने सिर्फ कुन कहना और फया कुन हो जाना है, इस तरह नहीं है। इसमें हमें एफर्ट की जरूरत है। राइट, हमारा प्रोग्राम का वक्त रहते हुए हमें करना है और हम सबको मिलके। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म हो गया, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नाज़रीन, आपने हमारे शुरा की बातें सुनी। बात जो यहाँ निकली है वो यही है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस मुसीबत से नबर्द आजमा हो रहा है, जिस तरह के मसाइल के इसको सामना है, ख़ासतौर पर सैलाब और सैलाब के जो मुतासरीन हैं उनकी रिहेबिलिटेशन का जो काम है वो इस बात का मुतहम्मिल नहीं है, इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हमारे यहाँ कोई सियासी जंग हो, कोई सिस्टम के अंदर कोई ऐसी खतरनाक तब्दीली आए कि मुल्क के अंदर एक और अनारकी पैदा हो जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों को अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान हसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।